नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक है और जैसा कि आपको पता है कि सेय और मात कार्यक्रम में हम रोज चर्चा कर रहे हैं अलग अलग जिलों की अलग अलग सीटों के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि वहां का इतिहास क्या रहा है और वहां पर अभी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कौन से प्रत्याशी खड़े हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तापी जिले की जो 2 सीटें हैं उसके बारे में और वलसाड जिले की सीटों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राजकोट स्टूडियो से पंकज सिंह जाडेजा। पंकज जी, सबसे पहले अगर तापी जिले की बात करें उसमें व्यारा सीट का नाम सामने आता है, जिसमें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से मोहन कोकाणी मैदान में है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो पूना भाई गामित जो है वो मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने वहां से अपना प्रत्याशी जो है वो बिपिन चौधरी को चुना है। जी, तापी का जो व्यारा जिला है, तापी के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक व्यारा और एक निजर। जी, तापी क्या है ये मैं बड़ी बड़ी बात बताऊं तो पहली नजर में तो ये दिखता है आदिवासी समुदाय होगा, इसलिए पिछड़ा इलाका है। जो मुख्यत्वे माना जाता है कि वो पूर्व का द्वार कहा जाता है। तापी जिला जो है, तापी पहले आजादी के बाद जैसे बहुत से जिलों की रचना हुई थी उसमें तापी शामिल नहीं था। 2007 में 2 अक्टूबर को ये व्यारा जिले जो व्यारा है उसकी रचना हुई थी जी। वो सूरत से अलग होकर उसकी रचना हुई थी। दूसरी बात यह है कि उनकी जो सरहद है व्यारा की जी, वो उत्तर में नर्मदा को, पूर्व में महाराष्ट्र को, दक्षिण में डांग को और नवसारी में डांग और नवसारी और पश्चिम में सूरत को छूती है। चारों तरफ से ये इस तरह का उसका भौगोलिक विस्तरण हुआ है। ताज्जुबी की बात है कि लोग ऐसा मानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ जो एजुकेशन रहा होगा वो बहुत कम रहा होगा, लेकिन 69.23% एजुकेटेड पीपल है यहाँ। अभी इसकी वजह तो ये जो है क्षेत्र, ये आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से कांग्रेस का हमेशा गढ़ माना जाता है। जी। पिछली बार भी देखो 2017 की बात में करूं तो व्यारा के अंदर पूना भाई गामित और सुनील भाई गामित निजर से, हालांकि दोनों एसटी सीट है, वो चुन के आए थे। पूरे क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो वहां जो आबादी है वो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले इतनी घनी आबादी नहीं है। क्षेत्र के सापेक्ष अगर बात करें, जगह की अगर बात करें तो 2,22,629 सिर्फ इतने ही यहाँ वाटर है। पिछले 4 टर्म से अगर देखा जाए तो ये जो पूना भाई गामित है वो व्यारा सीट से इनके आते हैं जी। माना जा रहा है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, इसको ढाने में बीजेपी को, जैसे कहते हैं कि लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए भी देखिए आप, ये इस बार की जो विधानसभा चुनाव का जो प्रचार कार्य है वो वलसाड़ के कपराड़ा से पीएम मोदी ने अपने प्रचार और प्रसार की शुरुआत करने के लिए कपराड़ा को चुना था जी। यही बात बताता है कि बीजेपी के लिए ये क्षेत्र में घुसना कितना मुश्किल है और अहम भी है जी। बड़ी बड़ी बातें आपको व्यारा की मैं अगर बता दूं जी कि वहां की कुल आबादी व्यारा की 6,08,06,489 है। तापी जिले का पूर्व का द्वार माना जाता है। व्यारा ने सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री गुजरात को दिए थे और वो अमर सिंह चौधरी जो है उनका जन्म स्थान है। सबसे पहले जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे वो यहां से आए थे, अमर सिंह चौधरी। 1947 तक ये जो क्षेत्र है आजादी के समय तक वो गायकवाड़ी शासन के नीचे आता था। गायकवाड़ी शासन जो बड़ौदा के अंदर भी था और महाराष्ट्र के अंदर, खास करके गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर जो गायकवाड़ी शासन था उसके अंडर में ये क्षेत्र आता था। यहाँ की मेन नदी बात करें अगर तो तापी, पूर्णा और वाल्मीकि नदी है।
सिंचाई की अगर बात करें तो उकाई बंद है। मैं आपको ये जो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है उसकी जानकारी गुजरात के लोगों को बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर ये जो हमारा शो है शे और मात का है, लेकिन इस क्षेत्र को जानने के लिए पहले उसकी भौगोलिक स्थिति थोड़ी बहुत जाननी जरूरी होती है, तभी लोग समझ पाएंगे कि हम जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र कैसा है। जैसे बड़े बड़े मोटे मोटे क्षेत्र होते हैं वो सिर्फ नाम से ही जाने जाते हैं, गोंडल सीट की बात करें, राजकोट सीट की बात करें, दोराज, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो गुजरात की ज्यादातर प्रजा से अनछुआ है। ज्यादातर लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, या महाराष्ट्र में जाते हैं या साउथ के कोई साउथ गुजरात में जाते हैं तो यहाँ से होके गुजर जाते हैं, जंगलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि क्षेत्रों में क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अगर ना जाने तो राजकीय स्थिति की उसके ऊपर हम चर्चा करें तो शायद लोगों को समझ में ना आए, कि मैंने थोड़ा ये टाइम लिया। यहाँ की जो मेन खेती है वो गन्ना खेती है, जो दाल उड़द वो है, केला है, आम है, ज्वार है, ये यहाँ इस क्षेत्र में मेन इसकी खेती होती है। उद्योगों की अगर बात करें तो सोनगढ़ जो है वहाँ कागज बनाने की और कोरुगेटेड बॉक्स जो आता है वो बनाने की, उसका पल्प बनाने की फैक्ट्री है, चीनी फैक्ट्री भी है यहाँ पर एक क्षेत्र में। रिहायशी इमारतों बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज होता है वो लकड़ी भी यहाँ से निकलती है। मतलब ये आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी देखिए यहाँ शिक्षा भी ज्यादा है, उद्योग भी ठीक ठीक है, रोड रास्ते भी सही है। लोगों के मन में ये ठसाया जाता है कि आदिवासी बहुल का क्षेत्र है तो यहाँ कोई खास विकास नहीं हुआ होगा। ब्यारा के अंदर से फिलहाल जो गणित बिठाया जाता है उसमें कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जाती है जी। अगर ब्यारा की बात करें तो मोहन भाई कोकड़ी जो है वो जोर लगा सकते हैं, लेकिन अगर दो पार्टियों के बीच में अगर फाइट होती तो इस बार मोहन भाई कोकड़ी के जीतने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी। लेकिन बीजेपी के वोट अगर कोई काटेंगे तो बिपिन चौधरी ब्यारा से वो काटेंगे। दोनों ही एसटी सीट है, ब्यारा और निजर। जी बिल्कुल। साथ ही इसका जो इतिहास रहा है वही बताता है कि यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस का ये गढ़ कह सकते हैं ब्यारा, क्योंकि अगर हम हमारी निगाहें नजदीक के अगर चुनावों में भी जाती है, 2002 से भी अगर शुरू कर दे तो 2002 हो, 2007 हो, 12 हो, 17 हो, लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वही जीते हैं। और अगर लास्ट 2017 की बात करें तो जीत का कुछ मार्जिन भी मुझे दिख रहा है 24,414, यानी एक बड़ा मार्जिन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कम मार्जिन हो तो चलो चांसेस है कि ये बार कुछ कचाकसी हुई तो कुछ पलटाव आ सकता है, लेकिन मार्जिन काफी बड़ा, काफी मार्जिन से कांग्रेस का गढ़, जिसको बोलते हैं कांग्रेस का गढ़ है, वो इसलिए माना जाता है। यहाँ आदिवासी में अच्छा यहाँ गामित और चौधरी ज्यादातर दो जाति के जो उम्मीदवार है वही चुन के आते हैं, और हर एक पार्टी ये कोशिश करती है। गामित सरनेम जो है, गामित, वो 2022 में देखो ब्यारा के अंदर से भी गामित खड़ा किया है, पूना भाई गामित। निजर के अंदर से बीजेपी ने डॉक्टर जयराम गामित को खड़ा किया है, कांग्रेस ने भी सुनील गामित को खड़ा किया है, और आम आदमी पार्टी ने भी अरविंद गामित को खड़ा किया है। देखिए एक कोंकणी और एक चौधरी, दो सरनेम जो ऐसी है जो इस बार चुनावी मैदान में है। एक व्यारा से कोंकणी जो है बीजेपी ने उतारे हैं, और आम आदमी पार्टी ने व्यारा से चौधरी को उतारा है। तो वैसे ही जाहिर सी बात है कि एससी सीट है तो और किसी को तो टिकट मिलेगी नहीं, लेकिन गामित सरनेम जो गामित जो है वो इतना प्रभुत्व यहाँ उनका है कि कोई भी पार्टी इनको नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये निजर और व्यारा दोनों सीटों में यही समीकरण लागू होता है, दोनों में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और बहुत साल 10 साल यही जीतते आते हैं जी। जातिकरण समीकरण फिर भी यहाँ बहुत कम है जी। जातिकरण जो समीकरण है वो बहुत कम है जी। वो इसलिए है कि शहरी बाहुल्य विस्तार भी ज्यादा है जी। लोगों को आर्थिक समीकरण सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं इस इलाके में। आदिवासी कम्युनिटी ज्यादा है,
ज्यादातर लोग यहाँ शिक्षित है, ये बहुत देखने वाली बात है। ज्यादातर लोग शिक्षित है, ऐसा नहीं कि आदिवासी है तो पहले के। अच्छा, आदिवासी एक जो लफ्ज ऐसा है कि ज्यादातर शहरी लोग जब आदिवासी कोई शब्द बोलता है तो उनके मन में एक छवि आती है कि उन्होंने केल के पत्ते लपेटे होंगे, माथों पे मोर का पीछ लगाया होगा, कपड़े आधे अधूरे पहने होंगे, पैर में चप्पल नहीं होगे, शरीर से काले होंगे, उनको ज्यादा बुद्धि नहीं होगी। एक चित्र बनाया गया था आदिवासी समाज का, लेकिन आज नहीं है। लगातार कांग्रेस के राज की वजह से, देखो ये बीजेपी चाहे कुछ भी कह ले, कोई कोई सीटें तो गुजरात के अंदर ऐसी जरूर है कि जहां बीजेपी कभी घुस नहीं पाई है। जी बिल्कुल। कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है उन्होंने काम ही पता नहीं ऐसा किया है, या और कोई वजह हो सकती है, ज्ञातिगत हो सकता है, विकास की वजह हो सकती है, लेकिन वहां बीजेपी घुस नहीं पाई है। यहां पर अच्छे रोड है, पानी की सुविधा भी है, खेल के मैदान भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है और अर्बन हेल्थ सेंटर भी है। अभी लोगों को और क्या चाहिए जी? जो आदिवासी बाहुल्य वाला क्षेत्र है, यहाँ लोगों को और क्या चाहिए? तो क्या? दूसरी मेन बात यह है कि गुजरात के अर्बन क्षेत्र से या और कोई ग्रामीण क्षेत्र से इस क्षेत्र में माइग्रेशन नहीं हुआ है। मेन बात, ज्यादातर कोई क्षेत्र का जो चुनावी गणित बिगड़ जाता है उसकी वजह माइग्रेशन होती है जी। बिल्कुल। आदिवासी क्षेत्र में कौन रहने जाएगा जी? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कि वहां के जो मूल लोग हैं जी, उन्हीं का बाहुल्य है, उन्हीं की आबादी ज्यादा है जी। बाहर के लोग जो है वो सरकारी नौकरियों की वजह से वहां पर आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, आरोग्य के क्षेत्र में ले लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, तो बाहर से वो लोग ही आए हैं और वो भी ज्यादा वही है कि जो आदिवासी है, और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वहां के जो मूल मतदार है, मूल मतदाता है, उन्होंने देखी है, गरीबी भी देखी है, पिछड़ापन भी देखा है और ये क्षेत्र का विकास होते हुए भी देखा है जी। बिल्कुल। और इसीलिए शायद यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला फिलहाल तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी के साथ नहीं है, वन मैन शो है जी। ऐसा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेंड चला आया, वही चला आया और लोगों ने भी सिर्फ एक पार्टी पर ही भरोसा कायम किया जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर जैसे कि आपने भी बताया कि नीजर की सीट की बात करें तो तीनों जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी सरनेम जो है वो गामित है। यहाँ पर अगर सिर्फ नीजर की बात करते हैं तो 2017 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन हाँ ये कहना पड़ेगा कि 2012 का जब हम देखते हैं तो उसमें नाम भाजपा का आता है। यानी ये जो व्यारा सीट थी उसका जो गणित है वो थोड़ा अलग है और नीजर सीट की बात करें तो थोड़ा अलग है। यहाँ तो मौका बीजेपी को भी मिला, बीजेपी को मौका मिला था, इसलिए उनको थोड़ी मतलब आस दिख रही है कि एक टर्म की आगे के टर्म में हम विजेता हुए थे, तो इस बार भी थोड़ा जोर लगा रहे, निजर की सीट के अंदर हम जीत सकते हैं। इसलिए उसने डॉक्टर जयराम गामित को, लेकिन उतारना तो पड़ा, गामित को ही उतारना पड़ा जी जी। बिल्कुल, अभी जाहिर सी बात, गामित और गामित वर्सेस गामित जी। बिल्कुल, तीन गामितों के बीच में फाइट है जी। अभी ये जो इसमें जो कैंडिडेट ऐसा है कि जो अपनी व्यक्तिगत जो आभा है, व्यक्तिगत जो प्रभाव अगर वहां जो गामित है ज्यादा अगर दिखा पाएगा जी, पार्टी की तरफ से इसमें यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, गामित है, तीन गामित है। वो उनको वोट किसके पास मांगने हैं? अपनों के पास ही मांगने हैं, तीनों को अपने को पास मांगने हैं। तो एक वोटरों के लिए भी एक कशमकश होगी कि हर बार तो दो ही कैंडिडेट होते हैं, इस बार एक तीसरा विकल्प भी मिला है उनको। हालांकि अरविंद गामित जो नाम है उनके बारे में अभी लोग खास कुछ जानते नहीं है जी। उन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेश कैंडिडेट है, पार्टी भी नई है गुजरात में और उनके प्रत्याशी भी ज्यादातर जो है वो नए चेहरे ही है जी 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 जी। बिल्कुल। तो ये निजर की सीट पर बीजेपी थोड़ी उम्मीद कर सकती है जी, थोड़ा जोर लगा सकती है, लेकिन एक बात जरूर है कि तीनों सीटों पर गामित के खड़े होने से अगर जीत का मार्जिन
पिछले सालों जो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड बनता था, या बीजेपी एक बार चुनाव जीती थी, उन्होंने भी जो मार्जिन से ये सीट जीती थी, इतना अंतर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, लड़ाई क्योंकि जो भी होगी, 2017 का अगर नीचे किसी की के भी बात करें साथ तो हो, हम देख सकते हैं 23,129, यानी ये भी बड़ा ही आंकड़ा है। लेकिन फिर भी ठीक है, 2012 में कहीं भाजपा को एक बार मौका दिया था तो उम्मीद कायम रहती है उससे कि शायद जनता ये बार उम्मीद कायम है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो सब आप समझ लिए, तीनों भाइयों के बीच में लड़ाई है जी। मुझे 3 में से किसी 2 भाई को, मेरे ही भाई को हराना है, तो वोटरों के लिए बड़े कसमकस की बात होती है जी, किसको कसमकस। हराए। और वो विभाजन क्योंकि जो है कांग्रेस का वो रिकॉर्ड भी खराब उससे नहीं एक रहा है, तनातनी का माहौल भी रहेगा जब नतीजे आएंगे। तनातनी का माहौल रहेगा। जी। और जैसे मैंने बताया कि जो भी उम्मीदवार जीतेगा, वो जीत का मार्जिन जो पिछले टर्मों में होता था, विधानसभा चुनाव में होता था, इतना नहीं रहेगा। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि जैसे चुनावों के अंदर सूत्र लेके लोग घूमते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, फलाना आदमी जीतेगा। यहाँ कोई भी उम्मीदवार है, उनके जो समर्थक हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा गामित जीतेगा। तीन पार्टी को यही बोलना पड़ेगा, हमारा गामित जीतेगा। 3 उम्मीदवार गामित, एक पूरे गुजरात के अंदर ये 3 सीटें, एक सीट ऐसी है कि जहां तीन उम्मीदवार एक ही बिरादरी के, एक ही सरनेम के हैं। जी, और बाकी ये जनता तय मेरे ख्याल करेगी कि में, कौन मेरे ध्यान बेहतर में ऐसी कोई नहीं उनके आई लिए है। आवाज उठा सकता है या कार्य कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसके बाद अगर हम वलसाड जिले के पर आ जाए सीधे और धर्मपुर सीट की बात करें तो वहाँ पर भाजपा की ओर से अरविंद पटेल मैदान में है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो किशन भाई पटेल को उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना, और आम आदमी पार्टी की ओर से कमलेश पटेल वहाँ पर खड़े हैं। अगर हम धर्मपुर की सबसे पहले बात करें, मतलब ये बात हो गई, धर्मपुर में देखिए तीन पटेल उम्मीदवार हैं जी। अरविंद भाई पटेल, किशन वस्ता भाई पटेल और कमलेश भाई पटेल। तीनों पार्टियों ने पटेल उम्मीदवार को यहाँ अहमत दिया है जी। धर्मपुर में 2,49,135 वोटर है। ये भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले टर्म में बीजेपी ने इसको तोड़ा था, जीत लिया था। ये भी आदिवासी बाहुल्य का विस्तार है। यहां पर नागली की रोटी और उड़द की दाल के भुजिए बहुत फेमस है। ये आदिवासी क्षेत्र वगैरह जो होते हैं, उनके कोई ना कोई खासियत होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इनकी एक क्षेत्र की एक खासियत है। 1990 में और 1995 में भाजपा ने 2 टर्म पे विजय हासिल किया था जी। और 1998 में 98 में भाजपा के हीरा चौधरी यहां से जीत के आए थे जी। धर्मपुर के चास, मांडवा और पैखड़ नाम का जो क्षेत्र है, यहां पर रिवर लिंक का एक सूचित डैम का अभी बात चल रही है, डैम बनाने की बात चल रही है, जिनकी आदिवासी समाज जो है वो बहुत जोरों से उसका विरोध कर रहा है। खास करके इसलिए कि अगर डैम वहां बन गया तो कम से कम 4,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ये डैम जो सूचित डैम है, वो बीजेपी ने उसका मतलब आयोजन किया हुआ है। वो जब सत्ता में आई है तब से वो ये चल रहा है, इनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। पानी और रास्ते की जो समस्या है बरसों पुरानी है जी। जान के आश्चर्य होगा कि भारत का जैसे चेरापूंजी क्षेत्र जो है, वो देश में सबसे ज्यादा बारिश वहां होती है जी। एक क्षेत्र है वो गुजरात का चेरापूंजी माना जाता है, यहां भी सबसे ज्यादा बारिश होती है गुजरात के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। लेकिन फिर भी गर्मियों में पानी की कमी होती है जी। एक जो आयोजन होता है वो यहाँ कहीं दिखता नहीं है, इतनी ज्यादा बारिश फिर भी पानी की कमी, गर्मियों में हो जाना। ये धर्मपुर क्षेत्र की बात है। यहां पर एसटी सीट है। ये भाजपा ने, जैसे आपने बताया कि अरविंद पटेल को जी। टिकट दी है। पिछली बार जी। यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट ही चुन के आए थे, जी। वो भी अरविंद पटेल थे। भाजपा ने यहाँ कोई
रिस्क और ये नहीं धर्मपुर उठाना। सीट की बात करें तो यहाँ पर तो ये विस्तार के जो मतदाता है उनका शायद नियम है कि जो काम करेगा उसे वोट मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अगर जो उम्मीदवार काम नहीं करेगा वो लोगों के किसी के काम का नहीं है। वैसे तो जी ऑल ओवर इंडिया में वही होता है कि जो वोटर का काम नहीं करेगा वो जी उम्मीदवार वोटर के काम का नहीं होता है। लेकिन कोई कोई क्षेत्र ऐसा होता है जी, जहाँ पर कि लोग जहां अगर यूनिटी में उम्मीदवार है। काम ही ना करे जी तो वहां के लोगों उनके जीने और मरने पर बन आती है बिल्कुल। अगर काम ही नहीं हुआ तो। बाकी के क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है कि वोटर उम्मीदवार ने रास्ता नहीं बनाया, एमएलए ने या मंत्री जो बन गया उसने रास्ता नहीं बनाया, पानी की सुविधा नहीं दी, बिजली की नहीं दी, तो दूसरी जगह पे लोगों की जान पे नहीं बनाती। एक क्षेत्र ऐसे होते जी हैं ग्रामीण और ये सीट इलाके की जो कि बात करें तो आदिवासी क्षेत्र, जो वहां पर अगर मतदाताओं की बात करें तो वो तो किसान है, यानी उस हिसाब से तो जी उन्हें तो फुल सपोर्ट चाहिए जो भी विधायक हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो यहाँ पर जी अरविंद पटेल को उन्होंने रिपीट किया हुआ है। और वलसाड़ के अंदर दूसरा देखा जाए किशन वस्ताभाई पटेल और ये कमलेश पटेल। जी इसमें कमलेश पटेल है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनके अंदर क्या हुनर देखा इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी ने वहां से खड़ा किया, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी तो ये सीट का धर्मपुर का ही गणित बैठ रहा है। जी 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 बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि अरविंद पटेल को यहाँ पर से रिपीट किया और पिछली बार तो 22,200 जो 46 है उतने मतों से जीते थे, यानी एक अधिक संख्या इससे मानी जाती है। यानी हो सकता है कि ये बार भी शायद भले ही त्रिकोणीय जंग होगा लेकिन शायद बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसके बाद अगर हम वलसाड़ जिले की वलसाड़ सीट की ही बात करें तो बीजेपी की ओर से भरत पटेल मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कमल कुमार पटेल को उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजू मर्चा को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जी वलसाड़ के अंदर देखिए भरत पटेल को बीजेपी ने रिपीट किया है, उनके ऊपर भरोसा किया है। गुजरात की बहुत ऐसी कम सीटें हैं या बहुत ऐसे कम जिले हैं और बहुत से ऐसे कम जिले की ज्यादातर सीटें ऐसी है कि जहां बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है, उसमें वलसाड़ जिला आता है। जी क्यों मैं आपको बताऊं, वलसाड़ के अंदर देखिए पिछली बार के उम्मीदवार धर्मपुर के अंदर अरविंद पटेल फिर रिपीट हुए हैं। वलसाड़ के भरत पटेल वो भी बीजेपी के एमएलए थे, उनको फिर रिपीट किया है। पारड़ी के अंदर कन्नू देसाई को रिपीट किया है बीजेपी ने। उमरगांव में रमनलाल पाटकर जो कि सिटिंग एमएलए थे उनको रिपीट किया है। और कपराड़ा में जीतूभाई चौधरी जो थे जी उनको इस बार उन्होंने टिकट दिया है। जी लेकिन पिछली बार चुनाव में जीतूभाई कौन जो है चौधरी वो कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी में ज्वाइंट हुए थे, तो माना जाए तो कांग्रेस ने एक सीट जरूर जीती थी। जी लेकिन जो उम्मीदवार था वो जीता हुआ उम्मीदवार इस बार बीजेपी की तरफ से खड़ा है। मतलब वलसाड़ की धर्मपुर, वलसाड़, पारड़ी, कपराड़ा और उमरगांव, जी ये पांचों सीटों पर सिटिंग एमएलए ही वापस बीजेपी ने रिपीट किए हैं, उनके ऊपर भरोसा किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने किशन वस्ताभाई पटेल को जी धर्मपुर से, कमलेश पटेल को आम आदमी पार्टी ने, जी कांग्रेस ने कमल शांतिलाल पटेल को वलसाड़ से, जयश्रीबेन पटेल को पारड़ी से, वसंत भाई पटेल को कपराड़ा से और नरेश वड़वी को उमरगांव से उन्होंने टिकट दिए। और आम आदमी पार्टी में राजू मर्चा जैसे आपने बताया, जी केतन पटेल, जयेंद्र गोविंद और अशोक पटेल कौड़ी, जी ये जितने भी उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके सामने अभी फिलहाल तो कहीं टिकते हुए दिख नहीं रहे हैं। अगर कोई चमत्कार हो गया जी तो हो सकता है अगर दो में से कोई एक पार्टी ने बीजेपी के ज्यादा वोट काट दिए तो यहां अगर सीट जा सकती है बीजेपी की तो वो कपराड़ा से जा सकती है, क्योंकि कपराड़ा के जो अभी जो उम्मीदवार है वो उसका गोत्र जो है वो बीजेपी नहीं है, वो तो कांग्रेस से कन्वर्ट होकर इसमें आए थे। लोगों को ये भी गुस्सा है, लोग मन में ये भी देखते हैं कि जीतूभाई चौधरी को चुनेंगे तो हो सकता है ये बात भी हो जाए। अच्छा, वोटर जो है वो कोई भी उम्मीदवार को जब चुनता है
तो वहाँ पार्टी का समीकरण भी काम करता है, ज्ञातिगत समीकरण भी काम करता है। लेकिन उम्मीदवार ये दिखता है, आज मैंने इनको लगातार भाजपा को ही उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो मत है वो भाजपा को ही दिया है। क्योंकि अगर हम वलसाड़ जिले में पिछली बार का भी मार्जिन देखें तो वो कुछ 43,092 है, यानी कि अधिक संख्या में। यानी यहाँ पर तो सीटिंग अगर बात करें एमएलए के सामने उस मार्जिन के हिसाब से भी देखे जाए तो काफी प्रत्याशियों को टफ फाइट देखने को मिलेगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अगर इसके बाद हम जी बिल्कुल जी जी बताइए जी बताइए। ओके, पार्टी सीट की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा की ओर से कन्हू भाई देसाई है, जैसे कि आपने कहा। कांग्रेस की ओर से जयश्री पटेल एक महिला उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने केतन पटेल को टिकट दिया है। अब देखा जाए तो ये अगर भाजपा की ओर से बात करें, कन्हू भाई देसाई जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ पर दबदबा भी जो रहा है वो कहीं ना कहीं जो कोली पटेल माने जाते हैं और दूसरे प्रकार के भी जो पटेल है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नाक का भी सवाल है, एक वर्चस्व का सवाल है, अगर पार्टी सीट की बात करें। जी, आपने जैसे बताया कन्हू भाई देसाई का वर्चस्व का सवाल है, उसकी नाक का सवाल है जी। सिटिंग एमएलए भी रह चुके हैं जी, लेकिन इस बार केतन पटेल जो है जी, उसके साथ और जयश्रीबेन पटेल के साथ जी, दोनों के साथ एक ही उम्मीदवार की बराबर की फाइट रहेगी। थोड़ा सा भी उसका अंक गणित बिगड़ गया तो कन्हू देसाई के लिए मुश्किल हो सकती है। लास्ट मौके पे अगर उसको पता चला कि भाई मैं इतने वोटों से हार रहा हूं, और लास्ट मौके पे प्रचार के जैसे प्रचार अभियान शांत हो जाता है और डोर टू डोर प्रचार अभियान जब शुरू होता है, उसी दौरान भी अगर उनको ये थोड़ी सी भनक लग गई कि मैं यहाँ से हार रहा हूं या कम मार्जिन से जीत रहा हूं, और वो लास्ट मौके पे जो उम्मीदवार इस बैठक पे जितना ज्यादा जोर लगाएगी डोर टू डोर प्रचार के लिए, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। पार्टी की अगर बात करें तो जी जी बिल्कुल। वैसे तो मार्जिन जो है वो भी 52,000 जो 86 है वो देख सकते हैं। अब देखना यही होगा कि इस बार जनता क्या लेती है, क्योंकि हर साल की बात करें कुछ ना कुछ गणित जो है वो बदल जाता है। 5 साल में कई प्रकार की कुछ अगर हम बोले तो कुदरती आपत्ति भी आती है, या फिर अन्य कुछ किस्से भी ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में घर कर जाते हैं। अगर हम कपराड़ा की इसके बाद बात करें तो जैसे कि पहले भी बात हुई कि भाजपा की ओर से जीतू चौधरी मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वसंत पटेल है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जयेंद्र गावित को उन्होंने यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया। जीतू चौधरी जो बीजेपी की तरफ से वो सिटिंग एमएलए हैं जी, और वसंत भाई पटेल और जयेंद्र गावित जी, हालांकि ये कपराड़ा की जो सीट है एसटी सीट है जी, जीतू चौधरी को इस बार यहाँ पर वसंत पटेल से फाइट मिलने की संभावना है। जी, जयेंद्र गावित जो है वो उन्होंने बहुत समय बाद अपना प्रचार और प्रसार अभियान शुरू किया था। प्रचार और प्रसार अभियान हम जैसा मानते हैं ऐसा बहुत सरल प्रक्रिया नहीं है। बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा चाहिए। जो उम्मीदवार के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकेगा। यहां प्रचार से मेरा मतलब और भी है, जी, लोभ लालच ज्यादा दे सकेगा। जी, दुख की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में चुनाव के समय पे लोभ और लालच दे के वोट खरीदना, 1-2 दिन की लोभ लालच दे के वो अभी भी चल रहा है। पश्चिम के देश आज इसलिए आगे हैं जी, कि वहां वोटर अपनी तरफ से और इसीलिए शायद उस विस्तार में कार्य भी नहीं होते, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर इनका जो रहनी करनी है उसका स्तर ऊपर आ गया तो फिर उनका वो लोभ लालच नहीं चलेगा, और इसीलिए भी कहीं विकास नहीं होता। जी, तो ये जीतू चौधरी जो है वो प्रचार और प्रसार के लिए खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं, उनका नेटवर्क भी अच्छा है और पैंट भी उसकी अच्छी है, पेज समिति तक। आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में जो बूथ लेवल का जो उसका मैनेजमेंट है वो कर नहीं सकी है, जी, क्योंकि
कांग्रेस भी अभी तक इस सीट के लिए अपना वोट मैनेजमेंट जब नहीं कर सकी है इतने सालों के बाद भी, तो ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो कैसे कर लेंगे। और लास्ट मौके पे अपने जो वोटर है उनको घर से निकालना, वोटिंग के लिए भेजना, वही सबसे ज्यादा लास्ट मौके पे। देखिए हर एक चुनाव के अंदर एक पैटर्न रहा होता है। कोई कोई क्षेत्र तो ऐसे है जहाँ सुबह सुबह ज्यादा वोटिंग होती है, दोपहर के बाद नहीं होती है, शाम को, और जब जैसे जैसे मतदान का जो टाइम होता है वो खत्म होने आता है तो वोटिंग बढ़ जाती है। इस क्षेत्र की पैटर्न भी वही, यहाँ लोग सुबह सुबह वोट डालने चले जाते हैं, दोपहर के अंदर सुषुप्त अवस्था जैसी रहती है। उसी समय पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा अंक गणित बिठा लेते हैं कि भाई हमारी तरफ से जो आने वाले वोटर थे वो कम आए हैं। फिर नेताओं के आदेश छूटते हैं कि जाओ हमारे जो कमिटेड वोट है उसको कैसे भी करके ले आओ, ऑटो रिक्शा में भर के ले आओ, कैसे भी करके ले आओ। और चलता भी है ऐसा जी, मतदान अवश्य चलता भी ऐसा। ये मत क्षेत्र के आसपास की 100 मीटर की त्रिज्या के अंदर कोई उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकता या उनका कार्यकर्ता आगे नहीं कर सकता। वो जो नियम है वो इसीलिए लाए गए थे। मैंने देखा हुआ है बरसों पहले कि वोटर को कोड़ा गाड़ी के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर मतदान मथक के बाहर तक लाके छोड़ते हुए मैंने देखा है। बरसों पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन आज ये जो चुनाव पंच है वो थोड़ा सख्त हुआ है, तो ये तो नहीं कर सकते। लेकिन हर एक गली मोहल्ले में तो ये नजर नहीं बनाए रख सकते जी। इलेक्शन कमीशन जो, और शायद पेज समिति की रचना इसीलिए हुई कि शायद जो पेज प्रमुख है वो बोल सके कि आप कम से कम वोट डालने तो जाए। ये तो नहीं कह सकते किसे डाले, पर इतना तो फोर्स कर ही सकते हैं। उनका हक भी बनता है, उनका हक भी बनता है, वो कर भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर वो, और जहां पर जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे तभी हम जीतेंगे, तो वहां तो सूत्र या नारा भी दिया जाता है कि पहले मतदान करिए फिर जलपान लीजिए। जी 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 जी, ये चुनाव की यही तो मजा है। ये 5 साल तक आपको कोई नारा नहीं सुनाई देगा जी। जो नारा देके चुनाव आएंगे वैसे ही नारों की छड़ी बैठ जाएगी जी। हाँ, जो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो नारा देके मतलब वो चुन के आई है वो उसका इम्प्लीमेंट है 5 सालों तक। जब तक वो सत्ता में रहती है तब तक नहीं होता है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, बरसों से कांग्रेस ने नारा चलाया था गरीबी हटाओ। आज देखो इतने साल कांग्रेस के शासन के बाद आज भी गरीबी है जी। नारा सिर्फ चुनावी जुमला होता है, वोटरों को आकर्षित करने के लिए होता है। उसको मीठी गोली, शुगर कोटेड गोली वो पिलाने के लिए होता है। शुगर कोटेड गोली अंदर से तो कड़वी होती है, बाहर उसके ऊपर शुगर का कोट चढ़ा देते हैं, लोगों को लगता है मीठी गोली है, खा लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो कड़वी होती है। जब चबाते हैं तब, जब तक वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तब तो मुंह कड़वा हो चुका होता है। चुनावी वादे, चुनावी सूत्र ऐसे होते हैं। और बीजेपी की एक खासियत रही है हर चुनाव में, जैसे इस बार पीएम मोदी ने सूत्र दिया, ये गुजरात मैंने बनाया है जी। अभी कोई भी आदमी ये बोल सकता है कि गुजरात मैंने बनाया है जी। बिल्कुल, मैं आईटी का छात्र हूँ, आईटी क्षेत्र में हूँ, ये गुजरात मैंने बनाया है। किसान है, ये गुजरात मैंने बनाया है जी। बिल्कुल, मतलब ये उसका ये कि मैंने मेहनत करी है, मैंने अपने क्षेत्र में मेहनत करी है जी। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी बोल सकते हैं कि हमारा भी योगदान जी। हाँ, हमारा भी योगदान है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये गुजरात बनाया है, बाहर के आके लोगों ने गुजरात नहीं बनाया है। एक वन लाइनर सूत्र तो वन लाइनर होता है, जैसे विकास का सूत्र आया था। बताइए, अभी विकास कोई ज्ञातिगत शब्द नहीं है, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। कांग्रेस को पता नहीं क्या सूझी थी, उनका विरोध करने निकली थी जी। और कांग्रेस वहीं पर मात खा जाती। ज्ञातिगत नहीं है, हर एक ज्ञाति के लोगों को विकास शब्द लागू होता है। कोई धार्मिक शब्द भी नहीं है, धार्मिक शब्द भी नहीं है। बीजेपी ऐसा ही शब्द और ऐसा ही सूत्र चुन के लाती है जो क्लिक होता है जी, क्लिक होता है। अच्छा, हर बार चुनाव में वो अपने सूत्र बदल देती है। देखिए, वो भी एक चालाकी है। उनको पता है पिछली बार जो सूत्र दिया था वो 5 साल हमने उसका वायदा किया, वो तो फेल हो गया, उसे फिर से याद करने की जरूरत नहीं है। उनको पता है वो तो फेल हो गया, तो इस बार नया सूत्र ले आया कि गुजरात मैंने बनाया है जी। बिल्कुल, लोगों का मन डाइवर्ट कर दिया लोग, या फिर वो कहलाती दिल्ली की जो पार्टी आई दिल्ली मॉडल लेके, तो ये तो ऐलान करना ही था, क्योंकि गुजरात मॉडल को भी तो जीवित रखना है।
क्योंकि इसके पीछे ठीक जी, पीछे जी, 2024 भी खड़ा ही है। अभी देखिए, मैं 2024 में लोकसभा के चुनाव में ऐसा जबरदस्त हर एक पार्टी की तरफ से सूत्र आने वाले हैं, कांग्रेस जी की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ, वो सूत्रों की लड़ाई होगी। सूत्रों की लड़ाई मतलब विचारों की लड़ाई, विचारों का जी द्वंद्व वो होगा। उसके बिल्कुल। अंदर जो पार्टी मैदान मारेगी, जो अपना दिया हुआ सूत्र जो है जी उसको ज्यादा वोटरों के मन के अंदर उसको चिपका पाएगी, जी वही आने वाले चुनाव में 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की, उसके अंदर जी बाजी मार सकता है। उसकी तैयारी अभी से बीजेपी ने बिल्कुल। शुरू कर दी है। पहले मोटे मोटे तौर पे एक लगता है हमको विधानसभा का चुनाव है, लेकिन बीजेपी का जो उम्मीदवार चुनने का गणित से लेके जी उम्मीदवार हटाने का जो गणित है, वो सब आगे वाले 5 साल को ध्यान में रखते हुए जी वो बिल्कुल। सब रणनीति बनाते जी, हैं। माना तो ये भी अभी जा रहा है कि अभी कई मंत्रियों के जो टिकट कटी है, हो सकता है कि शायद उन्हें बचा के रखा गया है 2024 के लिए। बिल्कुल उनको बचा के भी रखा गया, हो सकता है उनको वो लालच दे के भी चुप करा के बिठा दिया हो जी कि जी आपको इस क्षेत्र में काम जी नहीं, आप तो जी। लेकिन लोकसभा अब क्षेत्र के बात तो लिए यही बने है हुए हैं। कि अभी जब देखिए, तक तब भी सीटों का, उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन नहीं पार्टी की ओर से कर देते, तब तक तो सभी की जो उम्मीद है वो जिंदा ही रहेगी। उम्मीद पे कायम दुनिया है। जी और मैंने बिल्कुल। जैसे आपको बताया, देखिए कल नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ के अंदर एक बात कही थी जो उनके आगे के पहले भाषणों में शायद उन्होंने नहीं कही है, या बहुत लो टोन में कही है। जी उन्हीं के ऊपर से समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो आखिरी चुनाव है। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर आपने इस बार हमको वोट कर दिया, बीजेपी को जीता दिया, तो आगे आपको चुनाव लड़ाने की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, इतना विकास हम करेंगे। एक तो कहने का जी तात्पर्य उसका ये था। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा था अभी आपको 25 साल के लिए सरकार ही नहीं बदलनी है, आपको सिर्फ विकास ही चाहिए, जी तो बीजेपी को वोट दो। मतलब जी 25 साल, देखिए जी 25 साल लक्ष्य तक रखा का गया है। ये तो उन्होंने जो 75 आयोजन है साल वो थे करके आज़ादी रखा के, है। लेकिन नेक्स्ट 25 यानी कि सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते इंडिया के लिए ये गोल हमने सेट कर दिए, कहने का तात्पर्य था। जी, ये भारत जी की आज़ादी के भी 100 साल पूरे होंगे उस समय, 25 साल बाद। और पीएम नरेंद्र मोदी भी शतायु की तरफ बढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल। उनकी भी उम्र, अगर भगवान करे, जी हर एक लोग जी यही चाहते हैं जी वो कि लंबी वो लंबा आयु जिए। रहे उनकी, चाहे बिल्कुल। विश्व के देशों में और ज्यादातर वोटर तो वही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, देखिए मैं चाहे बीजेपी का विरोधी हो सकता हूँ, कांग्रेस का विरोधी हो सकता हूँ, आम आदमी पार्टी का विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर मुझे अगर कोई कहे कि आज तक के जो भारत के अच्छे से अच्छे 2 राजनेताओं के नाम बताओ, 2 या 3, तो जी जैसे ज्यादातर जो अभ्यासु लोग होते हैं, पत्रकार क्षेत्र के लोग होते हैं, जो ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, जी जो चर्चाएं करते हैं आपस में एक दूसरे, वो दो चार नाम ही सामने आते हैं। एक महात्मा गांधी का आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है, ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री का आता है। उसी श्रेणी में सांप्रत समय में अगर कोई नेता पहली नजर में अगर लोगों को भाता है तो नरेंद्र मोदी है। जी ये तो आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को ये बात कबूल करनी पड़ेगी। जी दोनों पार्टियों के अंदर और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके अंदर भी कोई ऐसा प्रभावशाली नेता, जी आप उनको पूछिए कि बताइए आपकी पार्टी के अंदर ऐसा कौन सा प्रभावशाली नेता है जो पूरे जी भारत को एक सूत्र में बांध के रखता है, ऐसे जी एक नाम बताइए। जी कोई या नाम लोग नहीं। उनके बारे में कुछ 5 क्षेत्रीय शब्द दलों तो के बोल अंदर, चाहे पाए। पश्चिम बंगाल ले जी लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, वहां भी जितनी पार्टी, एक एक पार्टी के अंदर 100 नेता, जब पूरे सभी विपक्षों को एक सूत्र में बांधने की बात होती है, तो ये एजेंडा इसलिए तो कामयाब नहीं होता। जी हर एक को मतलब वो चाहिए, जी जी वो पीएम विपक्ष पद एकजुट चाहिए। इसीलिए भी नहीं हो पाता कि पीएम की कुर्सी तो एक ही है, अब कौन बैठेगा उसी में जंग हो जाती है, तो फिर। जी, वो बीजेपी की गवर्नमेंट जब 13 दिन चली थी, जी अटल जी बिहारी बिल्कुल। वाजपेयी की 13 दिन में गिर गई थी। उस समय देखिए सपोर्ट से बनी थी, स्थानीय पक्षों के सपोर्ट से बनी थी। जी
सेंट्रल लेवल के पक्ष जो है उनके सपोर्ट से बनी थी। तभी ये देखिए आज जो ये बीजेपी जो स्थिति में पहुंची है कि बहुमत हासिल करना, बिल्कुल, वो उसके जो मूल है वो 13 दिन की गवर्नमेंट जब अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई थी, उसी समय इसके मूल रखे गए थे कि आगे जाके कोई पार्टी का हमको सपोर्ट ना लेना पड़े, अकेले हाथों से। जी, वो सबक बीजेपी ने याद रखा है। वो भी जीते और सेंटर का चुनाव हो वो भी जीते। जम्मू कश्मीर से लेके एक दो महाराष्ट्र के अंदर उनको झटका भी लगा है, अभी लगा हुआ है जी, सपोर्ट लेके सरकार बनाने का जी, धोखा भी खाया है जी। तो ज्यादातर हर एक राज्यों के चुनाव में और सेंट्रल चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर वो कोशिश में यही रहे, जहां पर जरूरत ना हो वहां पर बीजेपी दूसरे दलों से थोड़ी दूर भी रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके नाम का जो प्रयोग है या उसका इस्तेमाल कोई और पार्टी करके ऊपर आ जाए और कहीं ना कहीं उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आए, उसके कुछ छींटे बीजेपी पर भी उड़ जाए। जी, महाराष्ट्र के अंदर लेकिन उल्टा हुआ, उन्होंने शिवसेना का साथ लिया, सत्ता में आई, सत्ता हाथ से गई, शिवसेना ने कांग्रेस का साथ लिया, एनसीपी का साथ लिया। आज देखो शिवसेना कहां है। आने वाले समय में महाराष्ट्र के जो चुनाव होगा उसके अंदर समीकरण अलग प्रकार से बनेंगे। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर 1 साल के बाद चुनाव है, उनका बीजेपी का समीकरण देखिएगा आप, जी, अलग तरह से उनका समीकरण जी, जी। लेकिन यही तो बात है, अगर बीजेपी की बात करें तो कोई भी पार्टी हो, उन्हें गुटबाजी को किस तरीके से अपने फायदे में लेना है वो आता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से ऐसा देखा जाए तो ये जरूरी भी है अगर आपको एक लेवल तक पहुंचना है। ये बात दूसरी पार्टियां है वो बीजेपी में आज तक नहीं करवा पाई, क्योंकि अब बीजेपी की बात करें तो ये दूसरी टर्म तो उनकी चल ही रही है। और अगर गुजरात की बात करते हैं तो मतलब एक लंबा अरसा हो गया, 2 दशक से अधिक समय हो गया, यानी वो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई कि अंदर अंदर का जो नाराजगी है या गुटबाजी है उसे कैसे अपनी साइड करा जाए। ये गुण तो बीजेपी में ही है। वो कांग्रेस की गुटबाजी और अभी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की गुटबाजी की वजह से उनका फायदा कैसे उठाना है बीजेपी को आता है। अभी आपको मैं एक और बात भी बता दूं, हालांकि एक क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन मैं जो क्षेत्र की बात कर रहा हूँ या राजकोट से नजदीकी क्षेत्र की बात है, जैसे हळवद और ध्रांगध्रा 2 जो सीटें हैं वहां पर अभी, अच्छा पूरे टोटल मोरबी जिले की भी बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के जो 2 साल से जो होद्देदार है जो अरविंद केजरीवाल ने अपॉइंट किए थे, वो डेली के डेली ऐसे खबरें आ रही है कि वो अभी वहां से इस्तीफा दे के बीजेपी में ज्वाइंट हो रहे हैं। फोटो भी आ रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी का खेस पहन लिया, इन्होंने बीजेपी की टोपी पहन ली। होद्देदारों की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की नहीं। होद्देदार जब आते हैं तो कार्यकर्ता भी साथ में आते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार गुजरात में अभी क्यों कम पड़ गया, ये लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। हर एक जगह, चाहे शहरी इलाका हो जी, चाहे ग्रामीण इलाका हो जी, लेकिन बीजेपी का तो फायदा हो गया, दिल्ली में भी चुनाव आ गए एमसीडी के। जी, ये हमारा जो शे और मात की हमने जब पहला एपिसोड किया था तभी मैंने भी बताया था आपको कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जिसको बोलते हैं कि गलती कर दी है, उसको बाद में समझाई, अभी समझ में आई। क्योंकि जितने भी जीतने वाले कैंडिडेट थे उसको अलग अलग क्षेत्र में भेजने थे, उन्होंने सूरत में ही डाल दी। गोपाल इटालिया से लेके जो पास के जो नेता थे उनको वहीं पर डाल दिया, छोड़ दिया। या सूरत में एक बार उन्हें फायदा हुआ था, उनका जो अकाउंट है वो बोल सकते हैं राजनीतिक अकाउंट वो सूरत से ही खुला था, तो उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि सूरत में अधिक ध्यान दिए, और यहाँ से एक बार शुरुआत हो गई तो फिर तो देखा जाएगा दूसरे क्षेत्रों में। उनको अभी विधानसभा में वहां से अकाउंट खोलने की बात है, लेकिन जिस तरह के वहां उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसमें एक उम्मीदवार ने तो फॉर्म ही अपना वापस खींच लिया। जी, फॉर्म, जी तो बिल्कुल। पार्टी के जो कार्यकर्ता से वो यही चीज से आघात में गिर गए, हतोत्साह हो गए, और वोटर भी सोचने लग गया कि ये क्या हो गया। सूरत कॉर्पोरेशन के अंदर भी क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर चुन के आए थे जी, जो बीजेपी में दिखे थे, उतनी संख्या में अभी नहीं है, वहां टूट गए ना। तो वोटर ये भी देखता है कि आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मैं चुन के भेजता हूं तो क्या पता उसका आगे जाके वो कन्वर्ट ना हो जाए बीजेपी में। जी बिल्कुल। अच्छा, जो उम्मीदवार है जो एमएलए बना है वो भी ये देखता है कि विरोध पक्ष में रह के तो क्या मिलेगा।
सिर्फ एमएलए की तनख्वाह मिलेगी, थोड़े बहुत भत्ते मिलेंगे। अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो शामिल होते ही पहले तो पैसा मिलेगा, हो सकता है मंत्री पद ना मिले लेकिन कोई बोर्ड निगम का चेयरमैन पद भी मिल जाए जी। मतलब कि नई पार्टी जो होती है जो अच्छा उसका उम्मीदवार ये भी देखता है कि इस बार मैं चुन के आ गया तो इसी 5 साल में जो भी कुछ बनाना है बना लेता हूं, हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव आए उसके अंदर मुझे मौका मिले ना मिले जी, क्योंकि वो नहीं होता है ना विरोध पक्ष में विरोध करने के सिवा। जी, विरोध पक्ष का जो नेता जो चुन के आता है वो वोटरों के लिए नागरिकों के लिए सिर्फ विरोध ही कर सकता है, उसकी समस्या कोई उठा सकता है, लेकिन वो कामयाब तब होता है दूसरे 5 साल में जब उन्होंने 5 साल के अंदर बराबर से बिल्कुल बराबर से उसके जो मत क्षेत्र है उनकी समस्या को उजागर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, समस्या को उजागर करने के बाद आंदोलन किए हैं, चाहे कुछ उसका फायदा मिला है। लेकिन बीजेपी कभी आंदोलन जो विपक्ष करता है उसका फायदा विपक्ष को ना मिले ऐसे ही कोई भी योजना लागू करती है। कोई भी योजना देख लीजिए, जैसे ये पुलिस कर्मियों की मांग थी कि ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वो विपक्ष उसका फायदा ना उठा ले कि भाई हमने देखो आंदोलन किया तो ये सरकार को करना पड़ा, तो ये खास ध्यान रखती है। तो विपक्ष में जो बैठे हुए उम्मीदवार हैं वो अगले 5 साल के बाद जब वोटरों के पास वापस जाता है वोट मांगने के लिए तो क्या हिसाब देगा वो जी, क्या कहेगा वोटर को, क्या कहेगा कि भैया देखो मैंने राजकोट के अंदर आपके लिए 5 साल के अंदर 132 आंदोलन किए। वोटर बोलेगा इससे हमको क्या, हमारे जो स्थानीय जगह की समस्या है, रोड रास्ते की है, पानी की है, बिजली की है, कचरे के ढेर लगे। आप जैसे बात कर रहे हो विपक्षी जो विधायक है उनका आक्षेप होता ही है कि क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, भले ही हम जीते हैं हमारे विस्तार में लेकिन हमारे कार्य नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो वो एक प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हो उस बात पर। वैसे हम वलसाल जिले के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि गुजरात के अगर पॉलिटिक्स पे हम चर्चा करने जाए तो शायद आज का दिन भी कम पड़े। तो अगर हम वलसाल जिले की बात करते हैं उमरगाम सीट की, तो अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने रमनलाल पाटकर को चुनकर भेजा है फिर एक बार, यानी टिकट दी है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो नरेश वड़वी जो है वो मैदान है, और भाजपा की बात हो गई, कांग्रेस की बात हो गई, क्योंकि त्रिकोणीय जंग है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है अशोक पटेल को यहाँ से। रमन पाटकर जो है वो बीजेपी के सिटिंग एमएलए है जी, इस क्षेत्र में उसकी पैठ भी अच्छी है, पहुंच भी अच्छी है। सामने नरेश वड़वी जो है वो स्थानीय कम्युनिटी के अंदर उसका प्रभाव ज्यादा है जी। अशोक पटेल जो है, जो कौड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं अशोक पटेल, उनका रिकॉर्ड भी ठीक ठीक है, उनकी पैठ भी ठीक ठीक है। ये आम आदमी पार्टी को पूरे वलसाड़ में एक क्षेत्र से ये जो उम्मीदवार मिला है अशोक पटेल, वो उन्होंने बहुत सोच समझ के उसको लिया हुआ है। रमन पाटकर जो है उसको मुकाबला देने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश वड़वी है थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। फाइट अगर यहां होगी तो रमन पाटकर और अशोक पटेल की होगी। और ये देखिए, मैं ये जो अपनी श्योर मात जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके अंदर मैं जो विश्लेषण करके बता रहा हूं वो मैं भी इसको संभाल के रखना चाहता हूं, इसलिए कि आज हमने जो प्रिडिक्शन किया है, आपने और मैंने मिलकर जो संशोधन किया है, जो अभ्यास किया हुआ है, वो देखिए उसके अंदर से कितना सही साबित होता है। जी बिल्कुल। क्यों कि ये गुजरात की पॉलिटिक्स है, वो ज्यादातर अभी पिछले 27 सालों से एक ही तरफ चली जा रही है, एक ही तरफ चली जा रही है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद उसके अंदर शुरुआती जो समय था उसके अंदर थोड़े ट्विस्ट आए, लेकिन वो ट्विस्ट अभी दिख नहीं रहे हैं, वो थम गए थोड़े लास्ट मौके पे। और जैसे आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल वहां के लोकल चुनाव में पड़े हुए हैं, खास अरविंद केजरीवाल की ही बात ना करें, मनीष सिसोदिया की ही बात ना करें, तो भी एक मोटी मोटी बात तो ये है कि अगर वहां एमसीडी के चुनाव ना आते तो कम से कम पूरे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के
20 से 25 हजार कार्यकर्ता गुजरात के अंदर प्रचार प्रसार के लिए आते, बिल्कुल वो नहीं आ सके जी। अकेला एक नेता से कोई सभा नहीं होती, कार्यकर होते हैं तो ही होती है प्रचार और प्रसार। अकेले नेता अपने पक्ष का झंडा लेके निकलेगा तो कोई उसके सामने नहीं देखेगा। जी, बड़े से बड़े पक्ष 15-20 में कार्यकर्ता ये होता है, बड़े से बड़े नेताओं में कि सभा बुलाई जाए लेकिन जो कुर्सियां है वो खाली रह जाए, तो आम आदमी पार्टी तो भला कैसे रिस्क ले ले। एक कार्यकर्ता जो फील्ड के अंदर काम तो करता ही करता है, आपने जैसे बताया सही बात है, सभा के अंदर आदमी दिखाने के लिए भी वही कार्यकर्ता काम आते हैं। वो दिल्ली से इस बार ला नहीं सके जी। अरविंद केजरीवाल की शुरुआत थी, उसमें क्राउड दिखा था जी। मैं ये नहीं कहता कि वो सभी के सभी दिल्ली से आए हुए होंगे, लेकिन ज्यादातर तो वही थे। अच्छा, वो यहाँ आएंगे तो ग्राउंड लेवल पे वही काम करेंगे। मेन जो नेता है उसकी सभा होने से पहले वहां से दिल्ली से आए हुए लोग हैं, वही यहाँ की लोकल स्थिति है उसको समझेंगे, यहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता यहाँ पर है जो प्रत्याशी घोषित किया है उनके साथ चलेंगे, उनके जो राजनीति के अनुभव है वो साझा करेंगे, एक प्रयास करेंगे। दिल्ली मॉडल भी तो समझाना है, तो दिल्ली से ही उनके कार्यकर्ताओं को आना होगा। जी जी, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आम आदमी का करंट अभी फिलहाल जैसे प्रचार और प्रसार के माहौल के अंदर थोड़ा ठंडा हो गया है। मैं कम से कम राजकोट क्षेत्र की बात करूं और सौराष्ट्र की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के जो उसने कार्यालय बनाए हुए अस्थायी कार्यालय, वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यालय के अंदर जितनी भीड़ दिखती है उतनी दिख नहीं रही है। कम से कम यहाँ की स्थिति में आपको ये बात ताजा जो बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल, ये तो जो हालांकि जनता ही तय करेगी, और ये भी देखना रहा कि मतों का अगर विभाजन भी होता है आम आदमी पार्टी के आने से, तो कौन सी सीट पर वो बीजेपी को फायदा कर जाता है या फिर कौन सी सीट पर वो कांग्रेस या अन्य किसी को फायदा करा जाता है। आप जुड़े पंकज जी, आपका शुक्रिया। तो सह और मात कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे तापी जिले की जो 2 सीटें हैं उसके बारे में, और वलसाड जिले की सीटों के बारे में भी हमने चर्चा की। अब देखना यही होगा कि जनता किसे जो है वो विजेता बनाती है। देखना ये भी होगा कि जो ट्रेंड चला आ रहा है, कुछ सीटों की बात करें वहाँ पर ट्रेंड चलता है कि कांग्रेस ही लगातार जीत रही है, या पिछले 2 या 3 चुनावों से लगातार जनता जो है वो कांग्रेस को मत दे रही है। कई जगह ये भी है कि भाजपा को ही लगातार जनता चुनकर भेज रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से क्या ये ट्रेंड में कुछ बदलाव देखने को मिलता है? सह और मात कौन किसे दे जाएगा, ये राजनेता या राजनीतिक दल अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जो नतीजा है वो तो जनता के मतों से ही सामने आएगा। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यानी कि राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।